वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म बायोलॉजी गुरुकुल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जूलॉजी गुरुकुल से कब बायोलॉजी गुरुकुल में ट्रांसफॉर्म हुआ और क्यों हुआ, मैंने क्यों चेंज किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सोचा कि जूलॉजी गुरुकुल तो सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स की जूलॉजी वाले पार्ट के लिए था, है ना। लेकिन बायोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो फिर 10, 11, 12 सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने ये सोचा कि बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे, जितने भी चैप्टर्स कवर होंगे, वो सब मैं आपको करवा दूँगी यूट्यूब पे, वो भी फ्री में, क्योंकि यूट्यूब पे आपका सिर्फ नेट यूसेज यूसेज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो आपको बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे मैं कवर करवा दूँगी। तो फिलहाल हम 10th क्लास के चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर 5 है आपका लाइफ प्रोसेसेस का। उससे हम अभी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि 10th 11th में आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ पढ़ो। जब आप सीबीएसई के एग्जाम्स देते हो ना बोर्ड वाले, तो उसमें आपको थ्योरी वाला बात आपको मैटर करता है और आपको सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। समझो बात को। जब आप नीट का पेपर दोगे ना, तो आपको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? तो आपको बेसिक पॉइंट चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही स्टडी करनी पड़ती है, ऑप्शन के हिसाब से स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन 10th, 11th, 12th बोर्ड में पेपर में क्या होता है कि आपको लिखना है उनके बारे में। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, आपको मान लो सर्कुलेशन दे दिया या डाइजेशन दे दिया और आपको उसके बारे में लिखना है, तो आपको उसके बारे में अच्छे से अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उसके लिए एक प्रॉपर 5 या 8 मार्क्स के उसके बारे में एक आंसर लिख पाओ, ठीक है? तो हम एंग्ज़ायटी पढ़ेंगे ताकि हमारा ये थियोरेटिकल और सब्जेक्टिव टाइप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। स्टार्ट करें? ओके। सो चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say. But what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. इस पैराग्राफ में इन्होंने बेसिक हमें आइडिया दिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज, कोई इंसान, ठीक है, कोई लिविंग बीइंग, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग, ठीक है। हम किस क्राइटेरिया पे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मैन शाउट करे, ठीक है, या फिर कोई डॉग या फिर कोई काऊ की हम कोई मूवमेंट देखें, तो हमें पता चल जाता है कि ये लिविंग है, ठीक है। जैसे कि ब्रीथिंग हो गई, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान सो रहा है, तो क्या हम तब भी बता सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, आई मीन लिविंग है या नहीं? बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ब्रीथिंग के प्रोसेस से नहीं, आपको देख के पता चल सकता है कि ये लिविंग है, इसमें जान है और इस पर्टिकुलर चीज में जान नहीं है। फिर इन्होंने प्लांट्स को लेके कहा है कि प्लांट्स को हम कैसे देख के बता सकते हैं कि इनमें जान है या इनमें नहीं है। प्लांट्स की हम ग्रीन लीव्स को देख के बता सकते हैं कि भाई ये लीव्स है, ये खुद फोटोसिंथेसिस करके खुद का वो प्रिपेयर करती है फूड। तो हाँ, ये हमारी एक अलग क्राइटेरिया हो गई अब लिविंग बीइंग्स की, कि ये तो इनकी तो लीव्स ग्रीन है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करती है, मतलब ये लिविंग है। लेकिन वो प्लांट्स जिनके कलर्स अलग-अलग होते हैं लीव्स के, उनको हम फिर कैसे बोलेंगे? तो इन्होंने बेसिक एक ओवरऑल आइडिया दिया है कि हम कैसे करें, डिस्टिंग्विश करेंगे किसी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग। एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो ब्रीथिंग करता होगा या जो फोटोसिंथेसिस करता होगा, जो खुद का फूड प्रिपेयर करता होगा, वो लिविंग है और जो नहीं करता होगा वो नॉन लिविंग। हम ऐसे नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स पे अलग-अलग तरीके से अफेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट, movement over small scales will be visible to the naked eye movements of molecules. For example, is this visible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, okay? And that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not, ठीक है?
मूवमेंट, अगर इन्होंने बोला कि अगर हम मूवमेंट को एक क्राइटेरिया रखें, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स दैट विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही नहीं दिखते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे देखेंगे? उसके लिए तो हमें प्रॉपर माइक्रोस्कोप चाहिए होगा ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो मूवमेंट दिखाए और हम उसकी बेसिस पे बता सकते हैं कि वो अलाइव है या वो अलाइव नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, ठीक है, जब तक वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दे, जब तक वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दे, वो कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता, ठीक है। आप एक अपना एग्जांपल ले लो, वायरस आपकी बॉडी में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने सारे बाहर हवा में भी रहते हैं, मगर आपको कभी महसूस होता है? आपको महसूस नहीं होता। आपको महसूस कब होता है? जब मान लो कि कोई सैल्मोनेला टाइफी वायरस आ गया, मान लो, तो फिर आपको टाइफाइड फीवर होगा, आपको वो सिम्टम्स थोड़ी टाइम के बाद दिखने लगेंगे, जिससे आपको पता चलेगा टेस्ट के थ्रू कि भाई आपकी बॉडी में ये पर्टिकुलर वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको नॉर्मली इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में है, आपको नहीं पता चलता ना उनके बारे में। सो ये कह रहे हैं the viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy। इसीलिए कि एक कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि हमें ये पता नहीं ना कि वायरस वायरस ऐसे तो कोई मूवमेंट नहीं दिखाते जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, और जब वो इन्फेक्ट करते हैं तब उनमें कोई मूवमेंट दिखती है। जैसे कि आपके कैंसरस सेल्स जो होते हैं, कोई मान लो कि आपका एचआईवी वायरस है, ठीक है, आपका कोई एचआईवी वायरस है, वो आपकी बॉडी में किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप किसी कैंसर पेशेंट की बॉडी को या उसके पर्टिकुलर ऑर्गन को, इन्फेक्टेड ऑर्गन को या किसी सेल को एग्जामिन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि वो किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, तब आपको उसकी मूवमेंट दिखेगी। आपको नॉर्मली एचआईवी वायरस अगर मैं तो कहाँ से ला के दूँ, लेकिन अगर आपको इमेजिन करो कि कोई ऐसे ला के दे दे एचआईवी वायरस, तो आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो अभी आपको मूवमेंट इतनी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल है, एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल्स होती है, पैथोजेंस की जो लाइफ साइकिल होती है, वो ज़्यादा करके एक होस्ट में मतलब एक होस्ट के थ्रू उनकी कंप्लीट होती है। तो उनका जो मूवमेंट होगा, जैसे कैंसर की बात कर रही हूँ ना मैं, कि जो वो जैसे इन्फेक्ट करता है पर्टिकुलर कैंसरस सेल्स को हमारी बॉडी में, नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो उससे हमें उसकी मूवमेंट का पता चलता है, वरना हमें पता नहीं चलता। तो फिर उसमें मूवमेंट नहीं, तो हम उसको नॉन लिविंग कह दें। लेकिन वो तो इन्फेक्ट करने के बाद मूवमेंट दिखा रहा है, तो फिर लिविंग कह दे। तो ये एक फिर इन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया है कि लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक पर्टिकुलर थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। नेक्स्ट, why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have similar smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized or ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. ठीक है, ये बात देखो. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So, living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance processes in living organisms? Let us explore. इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है और अब ये मेन मुद्दे की बात पे आने वाले हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लिविंग बीन्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि लिविंग बीन्स खुद किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से। हम खुद किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से। तो हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स करना ज़रूरी है। अगर हम इनमें से एक भी चीज़ नहीं करें, देखो इन्होंने कहा है द ऑर्गेनाइज्ड दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will no longer be alive. अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का ऑर्डर नहीं चलता है तो फिर ऑर्गेनिज्म नहीं जी पाता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पूरी बॉडी को अगर आप अ, शांत होकर महसूस करो तो आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी बॉडी 24 आवर काम करती है। आप भले ही काम ना करो, आप भले ही बिस्तर पर पड़े रहो, लेकिन 24 आवर आपकी बॉडी जो है वो काम करती रहती है। हार्ट तो आपको पता चलता रहता है, ठीक है। अब मान लो आपने डाइजेशन, आपने कोई चीज़ खाई,
तो आपके डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है? फिर एक्सक्रीशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अच्छा, डाइजेशन डाइजेशन और एक्सक्रीशन में तो चलो आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। ऑर्गन्स से टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से सेल्स और सेल्स से उनके अंदर और स्मॉलर कंपोनेंट्स। जैसे कि आपने कुछ खाया, उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल का स्मॉलर में ब्रेकडाउन, फिर उसका और स्मॉलर में ब्रेकडाउन, और ऐसे करते करते ग्लूकोज ग्लूकोज से फिर वो लोग ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और जो भी अपनी बॉडी को ज़रूरत होती है ना, अमीनो एसिड, विटामिन, वो सब अपनी बॉडी अलग अलग करके लेती है। अगर इनमें से एक भी चीज़, एक भी प्रोसेस या एक भी पाथवे बंद हो जाता है, तो हमारे ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल की चांसेस जो होती है वो कम हो जाती है या फिर वो बंद हो जाती है, ठीक है? ये इन्होंने इसमें बताया है। अब ये बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की मेन बात। ओके, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। कोई बात है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपकी अंदर की जो प्रोसेसेस है, आपके अंदर की जो फंक्शंस है, वो जरूरी है करने। ऐसे नहीं कि आप सो रहे हो तो आपका हार्ट भी सो रहा है, ठीक है? फिर ठीक है, तो आपकी लाइफ प्रोसेसेस में जो भी आप कर रहे हो और उसके साथ आप चाहे आराम कर रहे हो, चाहे आप भाग रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, आपकी सारी प्रोसेसेस उसके साथ चालू रहती है। ऐसे नहीं कि आप खाना खा रहे हो तो आपका हार्ट एक बार पॉज कर लेगा या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार पॉज कर लेगा कि अच्छा ये खाना खा रहा है, डाइजेशन हो रहा है, अभी डाइजेशन वाला स्टार्ट करना है। नहीं, वो सारी प्रोसेसेस सीक्वेंस के हिसाब से और 24 आवर आपकी बॉडी में रन कर रही होती है। ओके, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, वही बात ही कह रहे हैं। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। द प्रोसेसेस विच टुगेदर फॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? वो सारी प्रोसेसेस जिससे हमारी बॉडी चल रही है, ठीक है, हमारी बॉडी की अच्छी खासी मेंटेनेंस हो रही है, वो सारी प्रोसेसेस कौन सी होती है? आपकी लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? वो सारी प्रोसेसेस आपकी कौन सी होती है? लाइफ प्रोसेसेस। सिंस these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them, ठीक है? अब ये सारी प्रोसेसेस, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें करने के लिए आपकी बॉडी को कुछ एनर्जी चाहिए। फ्री में तो कोई आज के ज़माने में काम करता ही नहीं है। आप अगर खाना नहीं खाओ अच्छे से और आप सिर्फ जंक फूड खाओ और आप पानी नहीं पियो दिन में, तो फिर आपकी बॉडी भी ऐसी वीक फील होने लग जाती है। आपकी बॉडी भी एनर्जी माँगती है कि मुझे एनर्जी दो तभी मैं काम कर पाऊँगी, वरना मैं नहीं कर पाऊँगी, ओके? तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ओके? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we call food. सीधी सी बात है, हमारे बॉडी में अगर एनर्जी कहीं से आएगी तो वो सिर्फ फूड से ही आएगी। और अपन कैसे कर सकते हैं? विटामिन डी आप सनलाइट से ले सकते हो, वरना बाकी की चीजें तो आपको फूड से ही ग्रैब करनी पड़ेगी। टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, फूड से हम जो एसेंशियल प्रोटीन्स, विटामिन्स या वो एसेंशियल कंपोनेंट्स ले जो हमें रिटर्न में एनर्जी प्रोवाइड करे, हमारी लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? ये वही बात है, इन्होंने ये बोला कि अगर बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर बड़ा मतलब छोटे बच्चे से बड़ा बनना है तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है? सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड। हमारी पूरी धरती पे अगर आप देखो तो सारा कार्बन का ही खेल है। कोल, चारकोल, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, और आप जब आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा ग्लूकोज भी कार्बन, सब कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह कार्बन ही यूज होता है। बस उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स या अलग अलग फॉर्म्स उसके आ जाते हैं एस्पेक्ट में। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ये बस इतना बोल रहे हैं कि आपका जो कार्बन के जो भी डेरिवेटिव्स है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि ग्लूकोज, ठीक है, 6 कार्बन का, और जो ये इनडायरेक्टली आपको इतना बोल रहे हैं कि जैसी जरूरत होगी वो वैसे ही अपने अंदर ग्रैब कर लेंगे। आप चाहो कि आप चारकोल अपनी बॉडी को दो,
या आप कोल अपनी बॉडी को दो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स हायर मॉलिक्यूलर वेट का कार्बन आप अपने बॉडी को दो तो वो नहीं दे सकते। आपकी बॉडी ग्लूकोज ले सकती है तो आप ग्लूकोज दे सकते हो, कार्बन का डेरिवेटिव है ना वो भी। तो ये वो बात बोल रहे हैं, ठीक है। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. ये वही बात है जो मैंने आपको बोली थोड़ी देर पहले। आप कोई फूड ले रहे हो, वो फूड ऐसा कैसा आपको गुण नहीं करेगा, ठीक है? आप जो भी खा रहे हो, वो बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होगा। सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूलर चीज़ होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज और फिर वाटर, फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फिर एसेंशियल विटामिन्स, ठीक है? एसेंशियल प्रोटीन्स, ये सब करके एकदम मिनिमम मिनिमम सिंपलेस्ट चीज़ है उसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि उससे फिर एनर्जी मिले और वो एनर्जी हम हमारी लाइफ प्रोसेसेस में रन करने के लिए यूज़ कर सकें। ओके? For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. ये आप बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से पढ़ लोगे और अभी आगे हम पढ़ेंगे। For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. Okay, respiration. अब इन्होंने क्या कि धीरे धीरे आपको डेफिनेशंस बता रहे हैं, तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लेना, द बॉडी, बॉडी के बाहर से मतलब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेना एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स, ठीक है। ऑक्सीजन को लेना बाहर से और ये क्यों लेना, ताकि हमारी जो भी हमारी सेल की जो भी नीड है ना, हमें जो एनर्जी चाहिए ना प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, हमारी जो बॉडी को एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी में इन्होंने ऐसे कहा है, ये कह रहे हैं कि देखो, तो मान लो कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी, और जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी इसे मिलेगी फूड से, और वो भी कैसे मिलेगी, फूड से कैसे मिलेगी, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जिससे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा ना इसका स्मॉलर स्मॉलर या कॉम्प्लेक्स से स्मॉलेस्ट पार्ट में इसका ब्रेकडाउन होगा। तो स्मॉलर में इसका ब्रेकडाउन लिख दो। तो अब ये स्मॉलर में इसका ब्रेकडाउन होगा मतलब बहुत सारे रिएक्शंस होंगे यहाँ पे। ओके, तो ये रिएक्शंस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, समझ रहे हो आप। फूड से हमें एनर्जी मिल सके इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, जिससे क्या होगा कि फूड बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें ट्रांसफॉर्म होगा, और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे, बाहर से, आउटसाइड से। ओके, आउटसाइड से लेंगे, और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ओके, आगे रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फ्यूजन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और वो कैसे आगे हेल्प करता है। ओके, चलो। In the case of a single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमें पता है वेल डेवलप सिस्टम कुछ नहीं होता, जैसे एमीबा, पैरामीशियम, ये सब होते हैं, इनमें वेल डेवलप सिस्टम नहीं होता, अलग से इनका पेट नहीं होता, ठीक है, अलग से इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अलग अलग पार्ट्स नहीं होते इनमें एकदम, क्योंकि एनवायरनमेंट के ये कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं ना, तो इसलिए इनमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होती है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम जब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जैसे कि हमारे देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ह्यूमंस में,
न्यूरॉन्स है और वेन्स है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है। अब कोई ऑर्गन कहाँ, किसके ऊपर, किसके नीचे, सब मतलब बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम एक बनाया हुआ है हमारा। इतना अमीबा वगैरह में भी नहीं होता। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। ओके, जैसे कि हमारे नहीं है ना, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। देखो, सीधी सी बात है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे ये आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मगर हमारी पूरी बॉडी कांटेक्ट में नहीं है ना एनवायरनमेंट, वैसे कांटेक्ट में है स्किन। लेकिन जैसे अमीबा पैरामीशियम क्या होता है कि भाई कहीं से ही कुछ खा लिया, कहीं से ही कुछ, हमारी वेल डिफाइंड सिस्टम है कि भाई आपका ये माउथ है, ठीक है? एक आपका एनस है, एक आपका डाइजेशन का पूरा सिस्टम है, आपका एक प्रॉपर हार्ट है कि यहाँ इस वाली ब्लड आएगा, इस वाली में से ब्लड जाएगा, सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम है। तो आप इसके लिए क्या हो सकता है कि इसके लिए आप सिंपल डिफ्यूजन से तो काम नहीं चलेगा, सिंपल एनवायरनमेंट में तो आप फेंक नहीं सकते ना, समझ रहे हो? We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हमें भगवान ने दिए हैं जिसकी जो हमारी अलग अलग चीजें परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organisms in in the body of the organization in the body of the organism. It is therefore not surprisingly that the uptake of food एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. हमें पता है कि मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सब वो हीमोग्लोबिन में वो सब कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के थ्रू होगा. रेस्पिरेटर चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे. और अपटेक ऑफ फूड, फूड भी ऐसा मैंने बोला ना कि ब्रेक डाउन करने में उसको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जाना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी जिससे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. आप एक कोई चीज़ खा रहे हो उसमें से वो लोग उसकी गुण निकाल रहे हैं, ठीक है? तो स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी ना. However, this possesses a problem. अब इसमें प्रॉब्लम है. Since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms, while all parts of the body need them, this situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब ये बोल रहे हैं कि भाई फूड खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं, तो ये तो एयर ये गई है और चाहिए हमारी पूरी बॉडी को चाहिए ना ऑक्सीजन, हमारे ब्रेन को भी चाहिए. तो हार्ट से ब्रेन कैसे जाएगा, किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू जाएगा ना. मतलब कुछ तो ऐसा चाहिए कि भाई ये इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो करके, ठीक है. While chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation. When when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं, इसीलिए तो हम उनको एक्सक्रीट करते हैं, वरना हम उनको बॉडी में ही रखते हैं ना. हम उनको बॉडी में ही रखते हैं. जैसे हमारे बॉडी में हमारा जो यूरिन होता है उसमें ऐसी कंसंट्रेशन चीज़ों की होती है जो हमारी बॉडी को नहीं ज़रूरत है, इसलिए वो अ, बाहर यूरिनेट कर देते हैं हम, ठीक है. तो ये वो ही बोल रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हमारे लिए ज़रूरत भी ना हो और जिनकी होने से हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. तो इसलिए उनका निकलना भी ज़रूरी होता है. दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. फिर से इन्होंने क्या दे दिया आपको, एक डेफिनेशन. ओके, देखो, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है. अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दिए, हम लोग ही बना लेते हैं हमारी खुद की, कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल हार्मफुल वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, और बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है. अगेन इफ द बेसिक रूल्स चलो इतना और पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूट्रिशन वाला पार्ट. Again, if the basic rules designed in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. ठीक है? Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one.
देखो, ये पूरी महाभारत में आपको यही बताना चाह रहे हैं कि स्पेशलाइज़्ड टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज़्ड सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज़्ड प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपकी बॉडी में जो चीज़ें लेनी हैं, उनको ले सके, उनको ट्रांसपोर्ट कर सके, जो चीज़ें नहीं चाहिए, उनको कैसे बाहर निकालें, उनको उनकी प्रॉपर ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक उनको ट्रांसपोर्ट कर सके। ये सब चीज़ें आपको वो अभी बताएँगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, ओके? तो अब आज के लिए इतना ही और लाइट ने भी संकेत दे दिया है कि आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको ये करना है कि आपको ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनका आंसर खुद से निकालने की कोशिश करनी है और कल हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है? व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए, जो मैंने आपको लिख के समझाया था ना कि डिफ्यूजन से, जैसे मैंने बोला एनवायरनमेंट में हम डिफ्यूजन करके क्यों नहीं कर सकते, ये वो पूछ रहे हैं आपको। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? कोई जिंदा है या नहीं है, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स? बाहर की चीजें ऑर्गेनिजम्स क्या क्या यूज करते हैं, वो बतानी है आपको। What processes would you consider essential for maintaining life? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेसेस जरूरी होती है, ठीक है? जैसे खाना, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है ना, वो सारी आएंगे इसमें, ओके? तो दिस इज फॉर इट, दिस फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि पहले एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और आपके लिए एनसीईआरटी ही काफ़ी है वैसे तो। लेकिन ये एक तरीका है, हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कोई अच्छा मेथड मुझे इससे अच्छा मिलेगा तो मैं आपको उस तरीके से भी पढ़ा दूँगी। फिलहाल आपको एनसीईआरटी पढ़ना और समझना इम्पोर्टेंट है, ओके? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।